माय डियर व्यूअर्स, नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं और उनको सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ प्लेस करते हैं। यानी मैं फर्स्ट वीडियो में आपको ओवरव्यू बताया था, यानी इंट्रोडक्शन टू नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वह यह है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के जो दो पार्ट्स हैं, जेरंड और इन्फिनिटिव, इन दोनों को हम सेंटेंस में कहाँ प्लेस करते हैं और कब प्लेस करते हैं, यानी इन दोनों के फंक्शंस क्या क्या हैं। जेरंड इज इन द फॉर्म ऑफ V1 प्लस ing और इन्फिनिटिव का जो फॉर्म होता है 2 प्लस V1 होता है, और बेयर इन्फिनिटिव का फॉर्म होता है सिर्फ V1, और जो परफेक्ट इन्फिनिटिव होता है उसका फॉर्म होता है टू हैव प्लस V3। माय डियर व्यूअर्स, जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है, जो हमें अक्सर कंफ्यूज करता है, वह है जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि दोनों का जो फॉर्म होता है वह सेम होता है, दैट इज V1 प्लस ing। बट सीरीज के इस पार्ट में मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वह सिर्फ जेरंड होगा और इन्फिनिटिव होगा। इसके अगले पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा पार्टिसिपल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आते हैं कुछ और एग्जांपल्स पे। इन एग्जांपल्स की मदद से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जेरंड का क्या क्या यूजेस है और कैसे हम जेरंड को पहचानेंगे और किस तरह से हम जेरंड को यूज करेंगे। यहाँ पहला सेंटेंस है शी इज रीडिंग अ बुक। दूसरा सेंटेंस है आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours एंड द थर्ड सेंटेंस इज ही वाज कमिंग टू माई हाउस यस्टरडे। यहां पर जो पहला सेंटेंस है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, दूसरा सेंटेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, एंड द थर्ड सेंटेंस इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो जब कभी भी V1 प्लस ing किसी कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया गया हो, चाहे वह किसी भी टेंस में हो, तो उसे हम जेरंड नहीं कहते, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। वह जेरंड नहीं होता है, क्योंकि उन सेंटेंसेस में V1 प्लस ing का यूज एज अ नाउन नहीं किया जाता है, बल्कि एज अ वर्ब किया जाता है। सो एम आई क्लियर टू यू? प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि जब कभी भी V1 प्लस ing हम देखें तो उसे हम जेरंड मान ले या फिर पार्टिसिपल मान ले, फिर कंफ्यूज हो जाए, पता नहीं जेरंड है या पार्टिसिपल है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर 1, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, तो हम V1 प्लस ing का यूज करते हैं और वह होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड नॉट जेरंड। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ? व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ? An apple, we can write an apple. An apple is good for health. यानी is good for health के पहले हम an apple भी डाल सकते हैं और an apple एक सब्जेक्ट होगा क्योंकि वह नाउन है। लेकिन an apple के बदले हम walking भी डाल सकते हैं जो डाला हुआ है, और सेंटेंस बिल्कुल सही है, सेंटेंस इज करेक्ट। यानी जो फाइनाइट वर्ब है, जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार चेंज होता है, उसके ठीक पहले आने वाला जो वर्ड होता है वह सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर सब्जेक्ट वर्ब है तो वह V1 प्लस ing होगा या फिर 2 प्लस V1 होगा। नेक्स्ट इज आई लव व्हाट? आई लव माई डैड, आई लव माई कंट्री, I love my books, I love my laptop। यानी I love के बाद क्या आ रहा है? वे सारे नाउन्स आ रहे हैं, यानी वे सारे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहां भी I love reading है, यह भी तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट किस रूप में है? या एक जेरंड के रूप में। इस ऑब्जेक्ट को हम एक जेरंड के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है he is thinking about going there।
अब माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना इस बात को, ही इज थिंकिंग अबाउट गोइंग देयर, यहां पर ये भी V1 प्लस आईएनजी है, ये भी V1 प्लस आईएनजी है। तो जब कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में V1 प्लस आईएनजी का यूज होता है, इज, एम, आर, वाज, वर या शैल विल के बाद, या फिर हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन या विल हैव बीन के बाद, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वह जेरन नहीं होता है। लेकिन उसके बाद एक और वर्ब आया है, दैट इज V1 प्लस आईएनजी। वह किसके बाद आया है? एक प्रीपोजिशन के बाद आया है। ही इज थिंकिंग अबाउट गोइंग देयर, यहाँ पर जो गोइंग है वह एक नाउन का काम कर रहा है, यानी यह जेरन है। तो इस सेंटेंस में जो गोइंग है दैट इज अ जेरन। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब कभी भी कोई प्रीपोजिशन यूज हुआ है तो उसके बाद हमेशा नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। अगर वर्ब आ रहा है तो वह जेरन के रूप में होगा, दैट इज V1 प्लस आईएनजी के रूप में होगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, यह एक फ्रेज है। इस फ्रेज में जो टू का रोल है वह एक प्रीपोजिशन का रोल निभा रहा है, यानी प्रीपोजिशन के बाद जब वर्ब आता है तो वह V1 प्लस आईएनजी के रूप में होता है। सो यहाँ पर जो मीटिंग है वह एक जेरन है। आई वेंट टू मार्केट विथ अ व्यू टू, यहाँ जो विथ अ व्यू टू है यह भी एक फ्रेज है और यहाँ पर टू एक प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद हम क्या यूज कर रहे हैं? हम जेरन यूज कर रहे हैं, दैट इज V1 प्लस आईएनजी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर टू यू? हर V1 प्लस आईएनजी को पार्टिसिपल नहीं समझना है। अगर कंटिन्यूअस टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में V1 प्लस आईएनजी इज, एम, आर, वाज, वर या शैल विल के बाद यूज हुआ है तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अगर मेन वर्ब से पहले V1 प्लस आईएनजी यूज हुआ है तो जेरन है, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और अगर फाइनाइट वर्ब के बाद अगर V1 प्लस आईएनजी यूज हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट के जगह पे, तो वह जेरन है, क्योंकि वह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी नाउन का काम कर रहा है। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं है, अगर वर्ब है, तो वह हमेशा V1 प्लस आईएनजी ही होगा, हमेशा जेरन ही आएगा। क्लियर? अब हम आते हैं रूल्स पे, क्योंकि अभी तक हमने आपको रूल्स नहीं पढ़ाया। अभी तक हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जेरन को हम कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं, पार्टिसिपल को हम कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं, और जेरन और पार्टिसिपल में हम कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश कर रहा था। अब हम रूल्स पे आते हैं। जब कभी भी हमें इंफिनिटिव का यूज करना होता है, दैट इज V1 प्लस आईएनजी का यूज करना होता है, दैट इज V1 प्लस दैट इज 2 प्लस V1 का यूज करना होता है इंफिनिटिव का, तो हम कहाँ करते हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं, अगर वह कोई नाउन या प्रोनाउन। क्लियर? इसको एग्जांपल्स की मदद से मैं समझाऊंगा। इंफिनिटिव का यूज हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं, अगर वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन है। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया। यह क्या है? यहां पर यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं है कि पर्सन हो तो हमेशा इनडायरेक्ट ही होगा या हमेशा डायरेक्ट ही होगा। यहाँ पर ही कॉल्ड मी एक ही ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर इंफिनिटिव आएगा, इसके बाद अगर कोई नॉन फाइनाइट आएगा तो क्या आएगा? इंफिनिटिव आएगा। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, क्यों? काम खत्म करने के लिए, टू कंप्लीट द। यहां पर टू कंप्लीट है,
वह एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आया है, दैट इज 2 + V1। नेक्स्ट आता है यूज जेरन्स आफ्टर प्रीपोजिशन एंड एडजेक्टिव्स। और जेरन का यूज हम कहाँ करते हैं? या तो हम प्रीपोजिशन के बाद करते हैं या फिर एडजेक्टिव्स के बाद करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद मैं आपको समझा दिया हूं कि प्रीपोजिशन जो भी हो उसके बाद अगर कोई वर्ड आ रहा है तो या तो वह नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो वर्ब होगा और वह V1 + ing के रूप में होगा, यानी जेरन होगा। और एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन से पहले आता है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन की विशेषता बताता है, यह बताता है कि नाउन कितना है, कैसा है वगैरह, तो हमेशा नाउन से पहले आता है। लेकिन अगर वह नाउन नहीं होकर जेरन हो तो उसके पहले एडजेक्टिव आएगा, यानी एडजेक्टिव के बाद हम हमेशा नाउन यूज करते हैं और नहीं तो जेरन यूज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स है। शी नरेटेड अ स्टोरी टू मी टू सूद मी। यहां पर जो सेंटेंस है शी सब्जेक्ट, नरेटेड इज अ फाइनाइट वर्ब और यह ऑब्जेक्ट है अ स्टोरी। शी नरेटेड अ स्टोरी, यह कौन सा ऑब्जेक्ट है? यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद में जो मी है यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या आया है? 2 + V1 आया है। सो शी नरेटेड अ स्टोरी टू सूद मी, वह मुझे शांत करने के लिए एक कहानी सुनाई। शी नरेटेड अ स्टोरी टू मी टू सूद मी, यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमने 2 + V1 यूज किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान में रखना कि एक क्लाउज में, क्लाउज तो आप समझते होंगे, क्लाउज यानी एक क्लाउज में एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है। और उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वह फाइनाइट वर्ब नहीं होगा बल्कि नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, और वह जेरन के रूप में होगा, पार्टिसिपल के रूप में होगा या फिर इन्फिनेटिव के रूप में होगा। यह जो पूरा सेंटेंस है वह एक सिंगल क्लाउज है, क्योंकि यहाँ पर एक भी कंजंक्शन का यूज नहीं हुआ है, तो एक ही क्लाउज है। यहाँ पर यह सब्जेक्ट है, यह फाइनाइट वर्ब है, यह ऑब्जेक्ट है, यह टू मी या मी भी ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद जो वर्ब आया है यह है नॉन फाइनाइट वर्ब, दैट इज इन्फिनेटिव, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव यूज करते हैं। नेक्स्ट है ही फोर्स्ड, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब है और उसने फोर्स किया किसको? मुझे, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में क्यों किया? टू लिसन टू हिम, उसको सुनने के लिए। सो यहाँ पर 2 + V1 यूज किया है, यानी सेंटेंस का सेकेंड वर्ब के रूप में जो यूज हुआ है वह होगा नॉन फाइनाइट वर्ब, और यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज हुआ है तो वह होगा इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। लुक फॉरवर्ड टू, यहाँ टू प्रीपोजिशन है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन या फिर V1 + ing जेरन यूज होगा। दे आर स्केयर्ड ऑफ गोइंग देयर, यहाँ पर भी ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जेरन यूज हुआ है। आई मेट हिम आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस, आफ्टर भी प्रीपोजिशन है, उसके बाद हमने जेरन यूज किया है। डिड यू आस्क हिम टू कंप्लीट द वर्क, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ जो हिम है यह है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो आ रहा है वह है 2 + V1, दैट इज इन्फिनेटिव। आई रिक्वेस्टेड हिम, यह भी हिम एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पर 2 + V1 यूज किया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि जो इन्फिनेटिव और जेरन का जो बेसिक रूल मैंने बताया है वह यह है कि इन्फिनेटिव हम किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं और जेरन हम किसी भी प्रीपोजिशन या फिर एडजेक्टिव के बाद यूज करते हैं। रूल नंबर 3, कौन कौन से वर्ब्स है जिनके बाद जेरन या इन्फिनेटिव यूज होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स बी अटेंटिव
और इसको ध्यान से समझिए, इंजॉय और एस्केप के बाद हमेशा जेरंड ही यूज होता है, और डिसाइड और प्रोमिस के बाद हमेशा इंफिनिटिव ही यूज होता है। ध्यान में रखना, इसको याद कर लीजिए आप। इंजॉय और एस्केप जहां भी है उसके बाद सिर्फ जेरंड यूज करेंगे, और डिसाइड और प्रोमिस है उसके बाद हमेशा हम इंफिनिटिव यूज करेंगे। अब लव है और कंटिन्यू है, इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? हम दोनों यूज कर सकते हैं। हम जेरंड भी यूज कर सकते हैं और इंफिनिटिव भी यूज कर सकते हैं, और इनका जो मीनिंग होगा, इनका जो सेंस होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसको याद कर लीजिए, लव और कंटिन्यू के बाद हम 2 + V1 भी यूज कर सकते हैं और V1 + ing भी यूज कर सकते हैं, और इसके सेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। और नेक्स्ट है स्टॉप और रिमेंबर। इन दोनों वर्ब्स के बाद भी हम जेरंड और इंफिनिटिव दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम यूज करेंगे तो दोनों के सेंस में डिफरेंस आएगा, यानी सेंस इज चेंज्ड, दोनों का सेंस बदल जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, एंजॉय के बाद V1 + ing यूज हुआ है। आई हैव एस्केप्ड गेटिंग कॉट, एस्केप्ड के बाद हमने V1 + ing यूज किया है, यानी जो रीडिंग है और गेटिंग है यह है जेरंड, दैट इज V1 + ing। और वैसे भी इस सेंटेंस में एक सेकेंड वर्ब के रूप में, यानी फाइनाइट वर्ब के बाद यूज हुआ है, सो वह जेरंड ही है। नेक्स्ट है ही डिसाइडेड टू गो टू द मूवी, डिसाइड के बाद 2 + V1 यूज हुआ है। ही प्रोमिस टू पे द मनी, प्रोमिस के बाद 2 + V1 यूज हुआ है। शी लव्स रीडिंग बुक्स, यानी लव के बाद हमने जेरंड भी यूज किया है, लव के बाद हमने जेरंड भी यूज किया है, और लव के बाद हमने 2 + V1 भी यूज किया है, और दोनों सेंटेंस सही है। दोनों के सेंस में कोई बदलाव नहीं है, यानी द सेंस ऑफ बोथ दीज सेंटेंसेस इज अनचेंज्ड। नेक्स्ट इज ही कंटिन्यूड प्लेइंग इन स्पाइट ऑफ हेवी रेन्स, वह खेलना जारी रखा। और दूसरा है ही कंटिन्यूड टू प्ले इन स्पाइट ऑफ हेवी रेन्स, यहां पर कंटिन्यू के बाद हमने जेरंड यूज किया है, और यहाँ कंटिन्यूड के बाद हमने इंफिनिटिव यानी 2 + V1 यूज किया है, लेकिन दोनों का सेंस डिफरेंट नहीं है, यानी अनचेंज्ड। सेंस में कोई भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू के बाद V1 + ing यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू के बाद 2 + V1 भी आप यूज कर सकते हैं। बट आगे आते हैं, देयर आर 4 मोर सेंटेंसेस, वहां पर कुछ खास है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं हम। He stopped talking to me, यहाँ पर स्टॉप के बाद हमने जेरंड यूज किया है, और यहाँ पर स्टॉप के बाद हमने इंफिनिटिव यूज किया है, और स्टॉप के बाद दोनों यूज किया जा सकता है, लेकिन देयर इज डिफरेंस इन मीनिंग। He stopped talking to me का मतलब यह है कि वह मुझसे पहले से बात कर रहा था, और बात करते करते वह रुक गया, बात करते करते वह रुक गया, वहां पर हम स्टॉप के बाद जेरंड यूज करेंगे। लेकिन he stopped to talk to me, यानी वह कहीं जा रहा था और एकाएक वह रुक गया, क्यों? मुझसे बात करने के लिए, यानी यहाँ पर बात चल रही है और बात बीच में रुक गई, और यहाँ पर बात चल ही नहीं रही है, बात अभी शुरू होना है, यानी यहाँ जो सब्जेक्ट को अभी बात शुरू करना है, इसीलिए उसने रुका है, और यहाँ पर सब्जेक्ट ऑलरेडी बात कर रहा है, लेकिन एकाएक वह रुक गया है। सो देयर इज डिफरेंस इन मीनिंग। ही रिमेंबर्स कमिंग टू माई हाउस, यानी वह मेरे घर ऑलरेडी कभी आ चुका है और यह बात उसे याद है। ही रिमेंबर्स कमिंग टू माई हाउस, यानी
वह याद करता है या उसे याद है कि वह मेरे घर आया था। लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है वह है ही रिमेंबर्स टू कम टू माई हाउस। यहां पर इन्फिनेटिव यूज हुआ है और इसका मतलब है कि उसे मेरे घर आना है और यह बात उसे याद है। उसे याद है कि उसे मेरे घर आना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन these टू सेंटेंसेस। यानी स्टॉप और रिमेंबर के बाद जब हम जेरंड यूज करते हैं तो मीनिंग डिफरेंट होता है और इन्फिनेटिव यूज करते हैं तो मीनिंग डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, अब एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स के बाद हम जेरंड्स, हमेशा जेरंड्स यूज करते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं इनमें ही उसके बाद हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं जो अगले चार्ट में आपको मिलेगा। सो ये जितने भी सारे वर्ब्स हैं इन वर्ब्स को आप देखना और इन वर्ब्स के मदद से आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करना, क्योंकि मैं सिर्फ 25% मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, 75% मेहनत आपको करनी है। सो यह आपको करनी है, जितना सेंटेंसेस आप बनाएंगे कंसेप्ट उतना क्लियर आपका होता जाएगा। नेक्स्ट है आई अवॉइड गोइंग टू द मूवी, यानी वही एग्जाम्पल्स है, उन्हीं वर्ड्स से बना हुआ एग्जाम्पल्स है जो पहले आपने चार्ट में देखा है। अवॉइड के बाद V1 प्लस ING, यू शुड कीप वर्किंग हार्ड, कीप के बाद V1 प्लस ING होता है। आई डोंट माइंड हैविंग, यानी माइंड के बाद V1 प्लस ING, इंजॉय के बाद V1 प्लस ING, और आई हैव फिनिश डूइंग, यानी फिनिश के बाद भी हमने V1 प्लस ING यूज किया है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा हम इन्फिनेटिव यानी 2 प्लस V1 यूज करते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए फ्रेम कर दिया है। आई रिफ्यूज टू टेक हिज एडवाइस, आई हैव मैनेज टू कंप्लीट, यानी रिफ्यूज के बाद 2 प्लस V1, मैनेज के बाद 2 प्लस V1, डिसाइड के बाद 2 प्लस V1, ऑफर के बाद 2 प्लस V1 और हैपन के बाद 2 प्लस V1। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा और उनके बाद इंफिनिटिव आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इंफिनिटिव, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद इंफिनिटिव आता है, ठीक बात, और कुछ ऐसे वर्ब्स हैं उन वर्ब्स के बाद इंफिनिटिव नहीं बल्कि उन वर्ब्स के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा फिर इंफिनिटिव आएगा। यानी इन वर्ब्स का जो यूज है हम कॉजेटिव सेंस में करते हैं। जैसे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, यानी ऑर्डर के बाद हमने नाउन डाला और उसके बाद हमने टू भी डालना है, सॉरी टू हमने डाल नहीं पाया। सो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पीएन टू रिंग द बेल, यानी ऑर्डर के बाद हमने नाउन डाला और उसके बाद इंफिनिटिव। माय फ्रेंड रिमाइंडेड मी, रिमाइंड के बाद हमने प्रोनाउन डाला फिर इंफिनिटिव। माय फादर रिक्वायर्स मी, रिक्वायर के बाद हमने प्रोनाउन डाला फिर इंफिनिटिव। द मैनेजर अपॉइंटेड मी टू सुपरवाइज द प्रोजेक्ट, अपॉइंट के बाद हमने प्रोनाउन डाला उसके बाद 2 प्लस V1। आई गॉट माई ब्रदर टू गो टू मार्केट, माई ब्रदर यहाँ पर नाउन है उसके बाद हमने इंफिनिटिव डाला, यानी गेट के बाद नाउन फिर इंफिनिटिव। द कॉलोनल कमांडेड द सोल्जर्स टू मूव फॉरवर्ड, कमांड के बाद हमने क्या यूज किया, नाउन यूज किया, उसके बाद 2 प्लस V1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। सो ये जो आप कुछ वर्ब्स आपके सामने स्क्रीन पे है इनका प्रैक्टिस जरूर करना। अगर मीनिंग पता नहीं है आप मीनिंग देख लेना डिक्शनरी में और इनके मदद से आप सेंटेंस बनाना। हमेशा ध्यान में रखना इन वर्ड्स के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा और उन नाउन या प्रोनाउन के बाद हम 2 प्लस V1 यानी इंफिनिटिव यूज करेंगे। अब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हमने बेयर इंफिनिटिव यूज करना है। कौन से वर्ड्स है? सी है, मेक है, हेल्प है, बिहोल्ड है, नोटिस है, वगैरह वगैरह। डेयर, नीड भी है। अगर नेगेटिव सेंटेंस में हम इनको यूज करते हैं
तो इनके बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब आएगा वह क्या होगा, बेयर इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू। कुछ एग्जांपल्स है, आई सॉ हिम प्ले फुटबॉल, यहाँ पर सी है, सी के बाद जो वर्ब आया है यह भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है, दिस इज बेयर इन्फिनिटिव। सो एक बात ध्यान में रखना कि जहां भी V1 प्लस ing है सेंटेंस में, वह जरूरी नहीं है कि बेयर इन्फिनिटिव हो। अगर सिंपल प्रेजेंट में हम सब्जेक्ट के बाद V1 डालते हैं तो क्या वह बेयर इन्फिनिटिव है? नहीं। सेंटेंस में कहीं भी अगर सी यूज हुआ है या कैन यूज हुआ है या इनमें से कोई सा वर्ड यूज हुआ है, तो उसके बाद जो आने वाला जो वर्ड होगा, जो वर्ब होगा, वह होगा सिर्फ V1, और उस V1 को कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। He need not be late, यहाँ पर बी एक V1 है, दिस इज नीड के बाद हमने बेयर इन्फिनिटिव यूज किया है, बी एक बेयर इन्फिनिटिव है, फर्स्ट फॉर्म में है। आई विल लेट यू नो, लेट के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव V1। शी में कम टुडे, किसी भी मॉडल के बाद हम V1 यूज करते हैं, यह V1 भी बेयर इन्फिनिटिव है। ही हैड बेटर स्टार्ट, हैड बेटर, हैड रादर, यह ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, आप लोग इसको समझ गए होंगे। सो हैड बेटर, हैड रादर के बाद हम सिर्फ V1 यूज करते हैं, वह भी है बेटर, वह भी है बेयर इन्फिनिटिव, और हेल्प के बाद हमेशा हम बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और इन केस नहीं समझे हैं तो जस्ट लेट मी नो कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया है, और फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक अलग वीडियो मैं बना रहा हूं आप सबके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि द डिफरेंस बिटवीन 2 प्लस V1, टू हैव प्लस V3 और हैविंग प्लस V3। यह एक सेपरेट वीडियो है, यानी यह जो तीनों पार्ट है 2 प्लस V1, टू हैव प्लस V3 और हैविंग प्लस V3, यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है और समझना इसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से कहीं आपको डाउट रह गया हो, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड, बाय एंड हैव ए नाइस टाइम।